तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रिलेशन बिटवीन आरएमएस करंट एंड पीक करंट। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में एक डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो तो। ये हमने कुछ ऐसा एक ग्राफ लिया था, डन, एसी का एक कंप्लीट साइकिल लिया था। इस ग्राफ को हमने इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया था, हमने इसको इस तरह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या हमें याद है? इस तरह हमने इक्वल पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में हमने इस साइकिल को पूरा डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद अरिथमेटिकली हमने निकाला था कि हमारे पास क्या आया था, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आया था वो कितना आया था, याद करो। जो कंप्लीट वर्क आया था वो कुछ ऐसा आया होगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डॉट डॉट अपॉन n इंटू आर इंटू टी, ऐसा आया था। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया था ये IRMS होता है, मतलब यहाँ पे वर्क क्या आया था आपके पास, IRMS का स्क्वायर इंटू आर टी। क्या ये बातें हमें याद है? ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, डन, इफेक्टिव वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, बट इस बार मोड अलग होगा, डन। तो पहले कंसिडरेशन लेंगे, लेट अस कंसिडर a AC cycle from 0 to t। क्या बातें क्लियर है? तो हम एक करंट के साइकिल को ले रहे हैं। एक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ज़ीरो टाइम से t टाइम तक फ्लो हो रहा है। क्या हमें बातें क्लियर है? एक कंप्लीट टाइम t है, वन साइकिल का कंप्लीट टाइम t है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, और भी कुछ लिख लेते हैं, 0 to t एंड पीक करंट। इसमें जो पीक करंट है आपका, दैट इट बी आई नॉट, दैट इज यहाँ पे पीक करंट आई नॉट, मतलब आई माई मैक्स। ये बातें क्लियर है ना, ये सब हमने लिया। तो लेट अस कंसिडर अ स्मॉल करंट डी आई फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी। तो लास्ट टाइम जो हमने इस तरह इक्वली हैट्रिक करके डिवाइड किया था ना, इस बार उसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधा कैलकुलस लगाएंगे। कैलकुलस के हिसाब से क्या करना होता है, हमें कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेना होता है। कोई भी आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, डन। आप कोई भी एक इमेजिनरी छोटा सा एलिमेंट लोगे, इसका आपको टाइम मान लेना है, कोई एक छोटा सा टाइम है, और इसका कोई एक छोटा सा करंट का वैल्यू भी होगा। ये बातें क्लियर है? सो स्मॉल वर्क डन बाई स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज डी आई इज, एक छोटा सा वर्क भी कर सकता है, एक छोटा सा वर्क भी करेगा। इसको पानी में रखेंगे तो पानी को हीटअप भी करेगा। स्मॉल डी आई कितना होगा, वही फॉर्मूला याद है आपको, आई स्क्वायर आर टी, दैट इज़ यहाँ पे आई क्या है आपका, डी आई है, तो डी आई का स्क्वायर आर इंटू टाइम कितना है, छोटा सा टाइम डी टी। ये बात है क्लियर? फॉर कंप्लीट वर्क कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टाइम स्टार्टिंग टाइम 0 से t, फ्रॉम 0 to t टाइम, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो पूरा अगर मुझे निकालना है पूरा वर्क, जिस तरह छोटे छोटे वर्क मिल मिल के जो पूरा वर्क बनेगा वो निकालने के लिए हम बेसिकली सीधा भी करने वाले इंटीग्रेट। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अब देखो, तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो स्मॉल डी का डी डब्ल्यू का यहाँ लिख दिया हमने इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो, जनरली हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट में करंट कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने जनरली करंट का फॉर्मूला पढ़ा था एसी में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक छोटा सा डी आई है, वो भी कोई एक मोमेंट में ही तो है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बात है क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो आई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी आई नॉट, क्या बोलते हैं, डी आई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी आई नॉट का स्क्वायर चलेगा, और यहाँ चल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हमें यहाँ तक बात है क्लियर? तो मैं यहाँ पे जो डी आई स्क्वायर है उसकी जगह मैं इस वैल्यू को पुटअप करने वाला हूँ अभी, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में आर इंटू डी टी। ये बातें क्लियर है? छोटे छोटे वर्क को हमने जोड़ लिया, हमें मिल गया कंप्लीट वर्क। यहाँ पे जो भी चीज़ें कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट +5 तक जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में भी +5 तक जा रहा है, तो क्या है, +5 कांस्टेंट वैल्यू है, एनीहाउ उसके स्क्वायर करना है ना। यहाँ अगर +5 तक जा रहा है, यहाँ अगर -5 तक जा रहा है, तो स्क्वायर करोगे तो कितना 25 आएगा, इसका भी 25, माइनस का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर है +25, +5 का भी +25, तो आई नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसको बाहर निकालो। रेजिस्टेंस याद है, हमने जो ऐसा कॉइल लिया था ना,
उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या जब हम इसे कर रहे होंगे? नहीं होगा। तो यहाँ पे आर भी बाहर आएगा। इंटीग्रेशन में अच्छा लिमिट नहीं लगाया, 0 to t तक, 0 से t, यहाँ पे तुम 0 से t लिख दो, 0 से t तक इसको ऐसे जोड़ देंगे तो क्या कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो तुम लोग कुछ चीज़ें भूल गए होगे, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या हमें याद है क्लास 11 में हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या हमें याद आ रहा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, अभी याद कर लो फिर। डन। तो ये हमने कुछ पढ़ा था, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालने वाले हैं। डन। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भेज दिया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्लास 11 थर्ड चैप्टर मैथ का। डन। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या बात है, क्लियर है? और यहाँ पे बस थीटा के जगह में क्या लिखना है हमें? साइन स्क्वायर थीटा के जगह में क्या है? ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी लिख देंगे। यहाँ भी 2 थीटा की जगह ओमेगा टी लिखेंगे। क्या यहाँ तक बात है क्लियर? तो इसको भी यहाँ पे पुटअप करते हैं। दैट इज कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 to t, क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस, ऐसा रिप्लेस क्यों करते हैं? बेसिकली आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर फंक्शन के इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, हमें उसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे बिना पावर वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं बस यहाँ पे वही कर रहा था। तो कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इसका होल इंटू डी टी। यहाँ तक बात है क्लियर? 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये फिर से बाहर निकल जाएगा। आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या बच जाएंगे? 0 to t। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बच गया एक और dt, 2 बाहर चली गया तो dt इंटू 1 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अब हमें इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना है, मैं इसको जितना इजी में कर पाऊँ कर दूंगा। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक थर्ड ब्रैकेट ओपन कर लो। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इसका dt का इंटीग्रेशन 0 to t dt माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन इस चीज़ का चलेगा जब बाई पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो 0 to t cos 2 ओमेगा टी dt। एक टिप बता देता हूँ, यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। नहीं हो, मेरा काम मैथ पढ़ाना नहीं है फ़िलहाल, तो आप मैथ में पढ़ोगे, आप जब आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह पढ़ोगे ना, आई थिंक आपका मैथ का पार्ट 2 बुक में है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ोगे तो तब आप देखोगे ऐसा कोई फंक्शन आता है 0 to t, बेसिकली आपको t मतलब यहाँ पे 2 पाई लिखा होगा, 0 to 2 पाई, ऐसा अगर कोई भी फंक्शन आता है, ठीक है, 0 to t फंक्शन में आता है, और cos ओमेगा टी के फंक्शन में, दैट इज cos 2 थीटा के टर्म पे होता है। डन। cos 4 पाई वगैरह कुछ भी होता है ऐसा, बेसिकली फिलहाल याद रखो 0 to t cos 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे cos का कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 होता है। डन। इस तरह जो भी फुल फंक्शंस आते हैं ना cos साइन के, उनका पूरा साइकिल में इंटीग्रेशन 0 होता है। डन है। तो हमारे पास ए वाला टर्म हम ऐसे ही सिंपली याद करके बोल सकते हैं कि ए वाला 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा खाली ए वाला पार्ट। दैट इज वर्क इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से t पुटअप करना है हमें, तो 0 से t लिमिट पुटअप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। फाइनली अभी टाइम ख़त्म होगा तो t टाइम में होगा, इनिशियली 0 टाइम में रहा होगा। सो यहाँ से क्या मैं वर्क को निकाल सकता हूँ? आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2। ये बातें क्या हमें क्लियर है? ये हमने वर्क निकाल लिया। डन। इसका बाकी पार्ट को दूसरे पेज में कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ चुका है हम पे ऑलरेडी एक वर्क का फॉर्मूला। डन है। ये हमने एक वर्क का फॉर्मूला निकाला किससे? इंटीग्रेशन को यूज़ करके। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है बट वी ऑल्सो नो कि वर्क, ये जो वर्क होता है, जो इफेक्टिव वर्क करता है इन टर्म्स ऑफ IRMS वैल्यू, दैट इज़ IRMS का स्क्वायर इंटू RT होता है। क्या ये बातें क्लियर है? ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, IRMS स्क्वायर इंटू RT ऐसा होता है। देयरफॉर वहाँ पे मैंने बेसिकली ऐसा नहीं लिखाया था, मैंने यहाँ पे बस ऐसा निकाल दिया था, ठीक है, ऐसा निकाल के रखा था। लेकिन उसके बाद हमने बाद में प्रूव किया था कि IRMS ए वाला क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर है? तो फिर वहाँ से हमने इसको ऐसा कर दिया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है दैट इज़ IRMS वैल्यू है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर? तो वर्क इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू RT, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर इंटू RT। देयरफॉर इक्वेटिंग
बोथ वैल्यूज़ अगर हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लेंगे तो कैसा आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ IRMS का स्क्वायर इंटू RT इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा प्रीवियस फॉर्मूले से जो वर्क निकाला था वो वाला, इंटू इस फॉर्मूले से क्या वर्क निकाला हमने, पीक करंट का स्क्वायर इंटू RT डिवाइडेड बाई 2। फिर से यहाँ से RT कट गए तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर बाई 2। सो IRMS दैट इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज़ अंडर रूट I0 का स्क्वायर बाई 2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू I0 स्क्वायर है तो I0 आ जाएगा और 2 का रूट 2। क्या बात है, क्लियर है। तो ये होता है आपका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और उसका रिलेशन क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट के साथ। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्मॉल सा नोट बनाना चाहता हूँ, स्मॉल नोट करंट के लिए, ठीक है। करंट के लिए जो इफेक्टिव वैल्यू होता है, करंट इफेक्टिव, जैसे सिंगल एक वैल्यू होता है ना, 1 डिजिट वैल्यू AC सर्किट में, क्योंकि इसमें 0 to 5 फिर 0 फिर -5 पहुँचता है, एक सिंगल वैल्यू बताना है तो इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे। एक किसके बराबर होता है आपका, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर, वो हमने ऑलरेडी देखा है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पीक करंट के साथ, तो I0 अपॉन रूट 2। यहाँ पे I0 क्या है, मैक्सिमम करंट। यहाँ पे रूट 2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डिवीजन करने के बाद कुछ 0.707 I0 आएगा, दैट इज 77 मतलब 70 और साथ में 77% के टर्म पे लिखेंगे। तो जो इफेक्टिव वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 दिखा रहा था है ना, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू ये क्या है, रेशियो के टर्म पे, परसेंटेज के टर्म पे आएगा 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। ये होता है इफेक्टिव। ओनली 70% ऑफ द पीक वैल्यू इज इफेक्टिव वैल्यू, मतलब वो उतना इफेक्टिव बिहेव करता है। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली आप चाहे तो लिख सकते हो जो ई इफेक्टिव होता है ना, दैट इज कितना पोटेंशियल इफेक्टिव हो रहा है, कितना वो पोटेंशियल इफेक्टिव आपको दिख रहा है, ये आपका होता है IRMS। डन। इसका वैल्यू भी होता है पीक अपॉन रूट 2। इसे भी आप करोगे तो 0.707 E0 लिखोगे आप, परसेंटेज में लिख दोगे तो 70.7 इंटू पीक। डन। यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग रूट 2 का वैल्यू डालने के बाद जब डिवाइड करते हैं ना, 1/√2 करते हैं ना, तो उसका वैल्यू होता है 0.707। ये रेशियो के मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1 के फॉर्म में, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है। डन। तो इसके साथ ये डेरिवेशन तो ख़त्म हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हमें करना है, जैसे हम सबके घर में कनेक्शन आता है, ठीक है, हम सबके घर में कनेक्शन आता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 10 एम्पेयर कनेक्शन देता है, 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी रखता है 50 हर्ट्ज़ का। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना बार साइकिल चेंज होता है, 50 टाइम्स, टक 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 1 सेकंड में। ये बातें क्लियर है। अब देखो ये जो वैल्यू दिया है ना, एक AC सप्लाई है, दैट वी नो। ये जो वैल्यू है क्या है, RMS वैल्यू है कि सिंपल वैल्यू है, ये बातें क्लियर है। इसके लिए हमने एक रूल बनाया। हमने रूल क्या बोला, मतलब हमने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया। उन्होंने बोला अगर हम कोई चीज़ नहीं बता रहे, हम सीधा आपको एक वैल्यू बता रहे हैं, वो भी AC सप्लाई का, तो ये RMS वैल्यू होगा। ये बातें क्लियर है। वी मेड अ रूल, हमने एक रूल बनाया। इफ़ वी से, अगर हम बोलते हैं, इफ़ वी से द डायरेक्ट, एकदम सीधा बोल देते, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आ करंट इन AC, हम सीधा एक करंट का कोई एक वैल्यू को बोल दे रहे हैं, देन इट इज़ IRMS वैल्यू। ये बातें क्लियर है। तो हम लोग घर में जो आता है ना 10 एम्पेयर, ये इसका IRMS है, ये RMS है, इफेक्टिव वैल्यू है। 220 वोल्ट दैट इज़ ERMS, ये बात इफेक्टिव पोटेंशियल है वो। तो इसी से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन अराइज होता है कि ज़्यादा जानलेवा विच इज़ मोर फैटल, AC करंट और DC करंट। AC ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ मोर फैटल और डायरेक्ट करंट इज़ मोर फैटल। तो याद रखना, जब हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट करंट में 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये बातें क्लियर है, और मैं बोल दूँ तो सम सॉर्ट ऑफ करंट भी समझो 10 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर मैं बोलूँ, देखो यार, कौन तुम्हें पहला मारता है, इसको समझो पहले, हमें डेथ कौन कॉज करता है, पोटेंशियल या करंट। डन। एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन रहा है हमेशा से कि हु इज़ डेडली, पोटेंशियल डेडली होता है कि करंट डेडली होता है। डन। एक क्वेश्चन तो आपने भी सोचा होगा कभी ना कभी। तो याद रखना,
आपको मारने वाला बेसिकली करंट होता है, डन। आपका डेथ करंट कॉज करता है, पोटेंशियल कॉज नहीं करता है। पोटेंशियल आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, एक नाला है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा नाली है, नाली मतलब क्या बोलेंगे, एक रिवर है, एक रिवर है। इस रिवर में बहुत बड़ा रिवर है, मान लो 1 किलोमीटर रिवर है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें से मतलब कोई वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, कोई वाटर, नो वाटर, एकदम सूखा, या फिर थोड़ा घुटना भर से पानी फ्लो हो रहा है। तुम इसमें उतर के अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, क्या मरोगे? नहीं मरोगे ना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें हम लोग बच जाएंगे, आराम से पैदल चल जाएंगे। सेम कहानी, हाँ, लेकिन क्या पोटेंशियल है क्या इसमें? हाँ, इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत सारा वाटर को फ्लो कर सकता है। सिमिलरली अगर इस रिवर में बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा हो, बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा हो, इवन एक छोटा सा रिवर ही मान लो, 1 किलोमीटर का, 100 मीटर का एक छोटा सा रिवर मान लो, या फिर एक छोटा सा ड्रेन, या फिर मान लो फायर ब्रिगेड का पाइप होता है ना, उस पाइप में देखा है ना कितना जल्दी पानी निकलता है, उस तरह एक मोटा सा पाइप में से पानी निकल रहा हो, सोच लो। तो एक छोटा सा 100 मीटर का भी रिवर हो, उसमें से बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा हो, क्या इसमें हम लोग फेटल होंगे? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में वो जो करंट है वो हमें बहा के लेके जाएगा, डुबो के मार ही डालेगा। तो याद रखना, डेथ हमेशा करंट कॉज करता है, पोटेंशियल नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि इसमें से फैटल कौन ज़्यादा है, एसी या डीसी। तो एसी में अगर देखो, अगर डीसी आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिखा रहा है तो वो 220 वोल्ट फॉर श्योर है, कंटिन्यूस रहेगा, 220 वोल्ट कंटिन्यूस दिखा रहा है, करंट भी 10 एम्पेयर कंटिन्यूस है। बट एसी के केस में अगर मैं मेरा खुद का घर का ही सप्लाई बात करें हम, तो 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई दिखा रहा है, हमने कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियसली IRMS वैल्यू है। और हमें पता है कि IRMS क्या होता है, इट इज़ पीक वैल्यू, ये बातें क्लियर है, डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो यहाँ से पीक वैल्यू निकालेंगे तो I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2। सो I0 इज इक्वल टू IRMS 220 इंटू, साथ में क्या कर लेंगे, यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे एग्जैक्टली फ़िलहाल तो मुझे कैलकुलेशन याद नहीं है, ये करने के बाद लगभग 320 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, नहीं आप कर लेना इसको, ठीक है, √2 का वैल्यू डाल कर मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको दिख जाएगा। ये सम सॉर्ट ऑफ 320 वोल्ट के आसपास आता है। इसका मतलब क्या है, आपका घर में जो कनेक्शन 220 वोल्ट का दिखा रहा होता है ना, उसमें असल में पोटेंशियल कितना है, पीक कितना है, 320 वोल्ट। इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा ऑसिलेट करेगा, तो 1 सेकेंड में वो 50 टाइम्स इतने पोटेंशियल तक पहुंचता है, ऊपर नीचे, तो आपको ऐसे उथड़ पत्थर करवा देगा। तो याद रखना, AC इज़ मोर फैटल, याद रखना, AC करंट, that is AC in the sense current ही वो, alternating current is more fatal, alternating current more fatal है। इतना पोटेंशियल दिखा रहा है, डन है, इतना पोटेंशियल दिखाएगा। जैसे ही हमारे बॉडी के टच में आएगा ना, हमारे बॉडी के टच में आया, बॉडी ने बॉडी को दिखाया, देखो भाई इतना पोटेंशियल है मेरे पास, तुम यहाँ से फ्लो करो, तो हमारे बॉडी के सारे एटम्स में क्या होता है, बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं जो आयंस के जैसा बिहेव करते हैं, वो सारे बेचारे फ्लो करने लग जाएंगे। जब वो फ्लो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इकट्ठे उतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फोर्स करेंगे, हमारा हार्ट बोलेगा भाई ऐसे पंप करो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मारे क्या होता है, ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना। तो बेसिकली अभी देखो हार्ट ऐसा पंप कर रहा है, भाई तू वहाँ जा ब्लड, लेकिन ब्लड अभी अपना फ्लो कहाँ बनाएगा, उसके आयंस कहाँ फ्लो करना चाहेंगे, सिंपल सी बात है, वो फ्लो करेंगे बेसिकली आपके इसकी तरफ, पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत बायो का बात कर लेते हैं। ऑलरेडी एक खत्म हो चुका है, रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू, इस तरह चीज़ें हो चुका है, और हमने देख लिया फैटल कौन होता है। अगर कोई चीज़ें नहीं बताए, इवन क्वेश्चन में भी कोई चीज़ अगर नहीं बता देता है, सीधा करंट और पोटेंशियल का वैल्यू लेता है, तो आप उसको IRMS वैल्यू कंसिडर करोगे। अब हम थोड़ा बात करते हैं बायो की, है ना। तो जैसे हमें बायो में पता है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है ना, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है वो आपको पता होगा, दैट इज़ आयरन 4 का स्ट्रक्चर है, Fe4+ का स्ट्रक्चर पता है ना, कि आयरन, तो ऐसे इसके 4 ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ एक चार्ज है, Fe4+ एक चार्ज है, डन है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में पोटेंशियल इस तरह सम सॉर्ट ऑफ मान लो 320 वोल्ट का पोटेंशियल लगता है ना, तो ये जो इन्हीं हाउ देखो, ये ब्लड है, ब्लड हमारे बॉडी में हर तरफ पंप हो रहा होता है, ऊपर नीचे हर जगह हमारे बॉडी में पंप होता है। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल दिखेगा, हमारे हार्ट पंप करने के बावजूद, देखो हार्ट पंप करेगा, क्यों, शॉक में हार्ट अटैक होता है, हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन ये चार्जेस कहाँ मूव करेंगे। सपोज हमारा बॉडी यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने टच कर लिया बॉडी को, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो सारे चार्जेस ऐसे भागेंगे, शॉर्टकट में भागना शुरू कर देंगे। हमारा हार्ट बोलेगा भाई दिमाग के पास जाओ, दिमाग के पास खून लेके जाओ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ वो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, दैट इज पोटेंशियल के
पोटेंशियल में ट्रैवल करना चाहेगा, वो भी शॉर्टकट में। डन है। तो अपने वो लाइन पे आ जाएंगे, Fe4+ भागना शुरू करेगा। अभी सीन ऐसा है, हार्ट बोल रहा है कि भाई तू घुटने में जा, और आयंस क्या बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं तो भाई सिर के पास जाऊंगा या कान से भी जगह निकलने वाला हूँ। तो उस चक्कर में हार्ट प्रेशर कर रहा है, ये उस तरफ जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हार्ट एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट तक पंप करेगा, उसके बाद हार्ट बेचारा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने के बाद हम डेड। ये बात है क्लियर। तो यही है बेसिकली आपका रिलेशन बिटवीन RMS करंट एंड पीक करंट। ये डेरिवेशन तो हमने किया है, इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखोगे, इसको याद रख लोगे तो परेशानी कम होगा। और फिर ये रहा बाकी बचा कुछ, ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है, कि 70% ऑफ पीक इफेक्टिव वैल्यू होता है। तो फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा, 0.70 और 1 I0/√2, इट्स ईजी। डन। और अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया है तो RMS वैल्यू बताया होगा। डेडली कौन होता है, AC करंट होता है, DC उतना डेडली नहीं होता है। अगर वो 220 है तो 220 से ही झटका देगा, लेकिन इन द सेंस अगर आपको AC है तो अगर वहाँ पे 220 लिखा है तो उससे ज़्यादा देगा। अभी आप सोच लो, आपके पास जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ना, ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं, इनके बीच में ऐसे वायर लगाया जाता है, ऐसे बीच बीच में ऐसे वायर लगाया जाता है। तो इनमें बताते हैं कि इसमें 10,000 वोल्ट फ्लो हो रहा है। तो 10,000 वोल्ट फ्लो हो रहा है मतलब RMS बता रहा है, ठीक है, ये RMS करंट है। तो तुम अभी सोच लो इसका पीक करंट का वैल्यू कितना होगा, और इसको कौन भला टच करना चाहेगा, वो तो जिंदा मौत है फिर। नहीं, इतना टच होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, हमारे बॉडी के सारे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन भागना शुरू कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, करंट का झटका मिलने से, क्या बोलते हैं, ये पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, करंट का झटका वगैरह, करंट पे शॉक लगने से ब्लड सेल मर जाते हैं। मरते नहीं बेचारे, ऐसे भागने लग जाते हैं। डन। और भाग के अपने आप को पॉजिटिव चार्ज कर भी लेते हैं। ये बातें क्लियर है। जैसे देखो, ठीक है, और तो बात करते हैं। ये सपोज मैंने पोटेंशियल लगाया, ए पॉजिटिव AC का है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग है। डन। जैसे ही यहाँ पे कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मान सकते हैं 1 मिलीसेकंड के लिए तो रहा होगा ना, 1 मिलीसेकंड में लोग बहुत भागादौड़ी कर लेंगे। तो ये जो Fe4+ था ना, ये मान लो 1 मिलीसेकंड में यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है, तो उसको नेगेटिव चार्जेस मिल चुके हैं। तो नेगेटिव चार्जेस मिल गया तो Fe4+ नहीं रहेगा। और आपका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, उसमें से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अभी वो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, मतलब वो और ब्लड सेल नहीं रहा। यानी हाँ आपके बॉडी में रहेगा, लेकिन वो ब्लड सेल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसलिए बड़े कहते हैं जब भी करंट का शॉक लगता है तो हमारा ब्लड खत्म हो जाता है, यानी बोलते हैं वो, यानी वो क्या होते हैं, बेसिकली वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो जो 4 स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाते हैं, और हमारा बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। क्योंकि ये बातें तो अभी आपको क्लियर हो चुका है ना। चलो, यानी बहुत सारा बात कर लिया इस टॉपिक में, तो आप याद रखोगे आपके टॉपिक में बस यही तक है, ठीक है, AC एंड DC's मोड फेटल यहाँ तक है, और ये सारे बातें तो मैंने ऐसे ही कर दिया आपके साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम शुरू करेंगे फेजर डायग्राम। डन है। तो फेजर डायग्राम के लिए आपको क्लास 11 का वेव जो चैप्टर पढ़ाया था ना, ऑसिलेशन एंड वेव, उसके साथ रिलेट करना होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।